जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों इसमें आपको तो पता होगा कि सामाजिक विज्ञान और साइंस का महासीरीज चल रहा है 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। यदि आप नए हो तो वीडियो ठहर के देखो, आपको ज़रूर पता चलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम में जब बैठोगे तब पता चलेगा कि हाँ, क्या आरएस गाइड स्टडी की तरफ से पढ़ाया गया था और कितना ऑब्जेक्टिव लड़ा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। छोड़ के नहीं भागना है, तब छोड़ के भाग जाइएगा पता नहीं चलेगा क्या पढ़े नहीं पढ़े। आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 400 ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाएगा तब अपने आप को लगेगा कि हाँ, एक हम मतलब अच्छा काम किए हैं, अच्छा तरीका से पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसा कि कल हम आपको दर्पण सूत्र अवदल दर्पण में पढ़ाएं, उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बहुत सारा मतलब सामाजिक विज्ञान के भी लगभग 70-80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आज हम साइंस के लगभग क्वेश्चन करवाएंगे 400, मतलब 3-4-5 पार्ट में, तो उसमें आपको साइंस का हो जाएगा। और 70 क्वेश्चन अथी में पढ़ा दिया गया है, उसका भी जब इसका 70 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आराम से शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, कहा गया है आपसे क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन कहे, प्रकाश के अपवर्तन कहे, दोनों के लिए दो नियम है। आपको एकदम माइंड में सेट रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन कहे या प्रकाश के अपवर्तन कहे, दोनों के लिए दो नियम है। ओके, तो आपके पास क्या क्या है, कहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो आप आसानी से देख सकते हो कि ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। तो आप आसानी से कहोगे कि 20 का प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होता है, परावर्तन का जो नियम होता है, दोनों का कितना होता है, 2 होता है। चलिए, कहा कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, मतलब कि वायु है, सपोज ये वायु में प्रकाश की किरण जा रहा है, अब ये डायरेक्ट फिर हिल गया पानी में, तो कह रहा है, देखिए कहाँ कि प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है। तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण होगी, क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ झुकेगी, फिर अभिलंब से दूर झुकेगी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। किसकी ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न उठता है। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ आपसे अपसारी लेंस पूछा है, दर्पण में भी पूछ दिया जाता है कि अवतल मतलब किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए, हम दोनों के लिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यदि दर्पण में कहेगा, भाई जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर्पण लेंस में थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है ना। दर्पण लेंस में थोड़ा सा चेंजिंग है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर हम ऑब्जेक्टिव में टाइप करके लिख देते हैं। यदि दर्पण में उत्तल बोले, ठीक है ना, या अवतल बोले, यही दोनों तो बात बोलेगा। लेंस में भी क्या बोले, अवतल बोले या उत्तल बोले, यही तो बोलेगा, यही दोनों बोलेगा, है कि नहीं। चलिए, तो देखिए लेंस में किसको अपसारी बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, जो आपको हम पहले समझा देते हैं। यदि अवतल लेंस कहे, ठीक है ना, अवतल लेंस कहे तो अपसारी, ठीक है। आ से अवतल, आ से अपसारी, ठीक है, अपसारी। अपसारी का मतलब हुआ किरण को एक जगह नहीं मिलने देगा। अभिसारी बोलता, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। इसको हम थोड़ा नियमन से बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाला तो समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा नियमन से उसको हम समझा देते हैं, है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो भाई जी, ठीक है ना। देखिए, दर्पण में कहा था, ठीक है, दर्पण में कहा था कि उत्तल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, अवतल को कौन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण को इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, दर्पण में, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, इसको कौन बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। लेकिन लेंस में भाई जी उल्टा हो जाता है। लेंस में क्या होता है कि उत्तल को हम बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। लेंस में उत्तल को अभिसारी, ठीक है, उत्तल को अभिसारी, और अवतल को हम बोलते हैं भाई जी अपसारी, ठीक है। अवतल को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। हम क्या बोले कि दर्पण में कहेगा तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलेंगे। लेंस में कहेगा तो उत्तल दर्पण को अभिसारी, अवतल को अपसारी बोलेंगे। यहाँ तक कन्फर्म है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहा गया निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा, लेंस कहेगा तो उल्टा, अपसारी कहा है, अपसारी तो कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, सॉरी अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी हम लोग के जो आँख देख रहे हैं ना, आँख, इसको में कहाँ पर कोई चीज़ को हम देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है ये। तो आपके पास ऑप्शन है कॉर्निया, बी में है पुतली, और सी में है दृष्टपटल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि मानव के नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं क्या भाई जी, दृष्टपटल बोलते हैं। ठीक है, दृष्टपटल याद आपको रहेगा। चलिए कहा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, का मान होता है। आप लोग जानते होंगे कि किसी माध्यम, अपवर्तन चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है साइन भी बटा आर साइन आर, साइन सी बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, और डी में नन ऑफ दीज है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में जरा सोचिए और इसको बताइए। इससे 2 प्रश्न पूछता है, हम दोनों प्रश्न समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए तो फटाक से इसको कौन होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में छापिए। तो भाई जी इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि सी होगा। देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, समझाते हैं इसको थोड़ा सा हम कि साइन म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ये आप लोग जानते होंगे कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, ये बात तो आप जानते हैं। और देखिए इसको हम पढ़ते हैं म्यू, और म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, और इसको हम बोलते हैं भाई जी क्या, एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपसे या 2 नंबर में कि स्नेल के नियम को लिखें। ठीक है, स्नेल को नियम को लिखें। तो स्नेल का नियम सिंपल है कि साइन आई बटा आर म्यू बराबर है कि नहीं, तो इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने, इसको तब तक का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा, एक ही पैसा है लेकिन आया होगा। तो साइन आई बटा साइन आर का है, उसको स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये अपवर्तन चैप्टर में आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चलेगा इससे कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि किसी लेंस का, ठीक है, मतलब कोई लेंस है, उसका आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, आवर्धन का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, यही तो लगता है फॉर्मूला होता है। तो लेंस में इस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंस में उसका आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, बल, मीटर, मात्रकहीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस का जो सिंपली आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक उतरक नहीं होता है, यानी आपका सही आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, मात्रकहीन होता है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार बोर्ड में पूछ रहा है, वही चीज़ आपको हम कंप्लीट करा रहे हैं। यदि आप भाई जी दिल से पढ़ लेते हो ना, तो साइंस में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उसको आप आराम से देखो, एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कम से कम अभी तक ये पूछा गया होगा तो 7 से 8 बार पूछा गया होगा। 2011 से हम देखें यदि अभी 2022 तक, तो ये 7 से 8 बार ये प्रश्न पूछा गया कि किसी लेंस का मात्रक मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका कोई मात्रक उतरक नहीं होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन कम से कम अभी से लेकर 3 या 4 5 बार पूछ चुका है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। तारा जो आसमान में टिमटिमाता है किस घटना पर आधारित है, कौन से घटना के कारण घटता है, परावर्तन या अपवर्तन के कारण। आपके पास ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना बार रिपीटेड है, इसको आप आंसर पढ़े भी होंगे तो आंसर आप आसानी से मार सकते हो। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। फिर जैसे देखिए गिलास में, हम कांच वाला गिलास में पेंसिल उंसिल रखते हैं, बाहर से देखते हैं टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। गहराई में बैठी हुई मछली ऊपर की ओर दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। बढ़िए नेक्स्ट की ओर कहा गया निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। कोई चीज आगे शक्ति के लगा दे, शक्ति जहां आएगा, आप क्लास 9th में पढ़े होगे कार, ऊर्जा और शक्ति, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वाट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कहा विद्युत शक्ति, शक्ति आया हुआ है, शक्ति आएगा वाट आएगा, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया, वाट का हो गया। न्यूटन
क्वेश्चन है जो बल का है, और वोल्ट मीटर से तो ये नीचे इसका हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, जिससे हम विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा जा रहा है उसको हम किस चीज से नापते हैं। तो देखिए आपको हम दो यंत्र के बारे में बताते हैं, एग्जाम में वो एक यंत्र ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे भाई जी, यदि आपको से विभवांतर पूछता, ठीक है, विभवांतर पूछता ना, तो विभवांतर नापते हैं हम वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। और यदि आपसे विद्युत धारा पूछा है, ठीक है, विद्युत धारा पूछा है, विद्युत धारा पूछा है, तो इसको आमीटर से मापते हैं। किस चीज से मापते हैं? आमीटर से मापते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको कि विद्युत धारा आमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे सही आंसर आप करिए कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर से किसी भी चीज का ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है ना। ऊंचाई का मतलब जैसे वायुयान कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इससे ऊंचाई मापा जाता है, अल्टीमीटर, ये भी याद रखिएगा। तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम क्या बोलते हैं भाई जी? तो आमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं भाई जी। यहाँ से आप लोग उत्तर कीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन इसका आंसर सही होगा। 10वां में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे चुंबक बन सकता है। आपके पास ऑप्शन है लोहा, लोहा का ऑटोमेटिक है, आप लोग देखते होंगे। चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं ना जो चुंबक की तरह गुण रखता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा कि जो चुंबक की तरह गुण रखेगा, यानी जिसमें मतलब कि हम चुंबक ले जाए नजदीक में, तो उसको क्या हो जाए, सिंपल ठेठ में समझिए कि सट जाए चुंबक में, वो चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। तो देखिए लोहा होगा भाई जी, निकेल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा। तो कौन नहीं होगा? तो पीतल नहीं होगा। एकदम इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन, एक दो बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक। आगे बढ़िए। का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा जो था उसका चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए थे कौन थे? आपके पास ऑप्शन है स्टोर्ड, बी में है न्यूटन, सी में है बोर्स, और डी में है नो, यानी एन में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे कौन किए थे? ऑस्टोर्ड किए थे। ऑस्टोर्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहली बार विद्युत और चुंबक के बीच में संबंध बताया था, यानी विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था कि कोई विद्युत धारा जा रहा है उसके ऊपर हम चुंबक रखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताए थे? ऑस्टोर्ड बताए थे। कहा निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए एक कुचालक होता है, एक सुचालक होता है। कुचालक का मतलब हुआ जैसे कोई पदार्थ है ऐसे विद्युत धारा देंगे नहीं जाएगा। सुचालक का मतलब हुआ विद्युत धारा देंगे चल जाएगा, विद्युत धारा देंगे चल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है हीरा। हीरा भाई जी एक आधातु है, आधातु से कभी भी नहीं जाता है विद्युत, ये आपको पता होगा। चलिए और याद रखिएगा यहाँ पे हम देखिए चारों इसका जो दिया गया है ना उसको बारे में हम बता देते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और गंधक। देखिए तो हीरा जो होता है भाई जी, हीरा आप लोग सुने होंगे सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ है सबसे कठोर पदार्थ है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम आयोडीन के बारे में समझा देते हैं। आयोडीन, आयोडीन भाई जी आधातु होते हुए भी चमकीला है, आधातु होते हुए भी क्या है? तो चमकीला है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि कौन सा आधातु चमकीला है। तो आयोडीन एक आधातु होते हुए भी क्या है? तो चमकीला है। उसके बाद यहाँ आयोडीन किसके कारण से घेघा रोग होता है? घेघा रोग जो भाई जी होता है, घेघा रोग वो आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है। घेघा रोग किसके कारण से होता है? आयोडीन के कमी से। आधातु कौन चमकीला है? तो आयोडीन। कोई हीरा क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है। और देखिए यहाँ से ये हीरा है जो जिसके बारे में समझ लिए। यहाँ पे हमसे कहा था कौन विद्युत का कुचालक है? तो ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है और ये भी कुचालक है। तो सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है भाई जी ये एक कार्बन का प्रूफ है, ठीक है, कार्बन का प्रूफ है। हीरा भी एक कार्बन का प्रूफ है। तो देखिए कार्बन के ये दोनों, ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अप्रूप है। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेंसिल में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो पेंसिल में पाया जाता है। और जब पेंसिल के ई तरफ छील दीजिएगा ना और उसको ले जाकर लाइन वाला में ऐसे खूंसिएगा ना, आई पट्टी मारेगा एकदम झनाक से बिगा जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एक ग्रेफाइट है वो आप विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी उससे विद्युत धारा आ जा सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक प्रकार के क्या है? आधातु है,
अधातु है। तो ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो अधातु कौन है? ग्रेफाइट है, इससे विद्युत भी जा सकता है। तो यानी इसीलिए अधातु होते हुए भी ये विद्युत का चालन करता है। ये अपवाद में है। ऐसे तो हम लोग पढ़े होंगे कि धातु जो है सिर्फ विद्युत का चालन करता है, ठीक है, लेकिन ये अपवाद में है, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। आपको समझ में आ गया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। कहा तैलीय कागज, मान लिया जाए तैलीय कागज का मतलब यहां समझिएगा तेल लगा हुआ कागज पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होता है। पारदर्शक का मतलब जेकर आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शक का मतलब जेकर आर पार नहीं देख सकते हैं, और पारभाषक का मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक और इनमें से सभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि तेल लगा हुआ कागज जो होता है एक प्रकार का कैसा पदार्थ होता है? तो पारभाषक पदार्थ होता है, ठीक है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। और कहा गया कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है भिन्न भिन्न, बी में है समान, और डी में है दोनों, और मतलब डी में है, सी में है, सॉरी सी होगा, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, कहा है कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है भिन्न भिन्न, बी में समान और डी में दोनों, ठीक है, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यदि हम प्रकाश के चाल को भिन्न भिन्न माध्यमों में देखें, तो जैसे मान लीजिए हवा में देखते हैं तो प्रकाश का चाल कुछ होता है, फिर यदि वायु निर्वात में देखें तो प्रकाश का चाल कुछ होता है। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, ठीक है ना, प्रकाश का चाल क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो तीन बात आपको याद रखना है। दो तीन बात याद क्या रखना है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्रकाश से रिलेटेड, उसको बात में आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछेगा आपसे कि प्रकाश का चाल सबसे पहले कौन मापे थे, ठीक है। प्रकाश का चाल का मापन कौन किए थे, ठीक है। तो प्रकाश का जो चाल सबसे पहली बार मापे थे, कौन मापे थे? तो रोमर मापे थे। रोमर नामक एक व्यक्ति थे जो प्रकाश के चाल को क्या किए थे? मापे थे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ और पूछेगा कि निर्वात में कितना होता है इसका चाल? निर्वात में इसका चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको बात ध्यान में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और आपको साइंस का पूरी तरीका से, इसमें भी हम 400 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आपको तो टाइम पता ही है कि 7 बजे शाम में ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए।